नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना, नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं। नहीं और सर, माँ को ऐसा नहीं लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी। चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेल कूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है, और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक
5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे।
और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया।
हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां हम एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पर गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे। और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है। मैं कल गुजरात में था, तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे। आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, आधे से अधिक लोग। यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। आखिरकार हम डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ
आगे बढ़ने में कामयाब हुए। सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया। बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये
हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। ये डेकेड नहीं, सेंचुरी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। भारत के नागरिकों को जब टेक्नोलॉजी के समान अवसर मिल जाते हैं तो दुनिया में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। इसलिए आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं, और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। हमारे बाद वाली पीढ़ी देखेगी, ऐसा काम होने वाला नहीं है, हम ही हमारे आंखों के सामने देखने वाले हैं। ये एक सुखद संयोग है कि कुछ सप्ताह पहले ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसलिए ये अवसर है हमारे युवाओं के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इनोवेशंस कर सकते हैं। ये अवसर है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार कर सकते हैं। ये अवसर है भारत के सामान्य मानवी के लिए जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स को सुधार सकता है, अपस्किल्स कर सकता है, रीस्किल्स कर सकता है, अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकता है। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। साथियों, इन सवालों में हर भारतीय के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है, एक सपना है और एक संकल्प भी है। मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है। हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं।
मुझे विश्वास है हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे युवा मिलकर इस दिशा में निरंतर काम करेंगे। और अभी जब मैं काफी समय पूरा जो एग्जीबिशन लगा है उसको समझने का प्रयास करता था। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए। मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है। और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी जिस स्टॉल में मैं गया, हर कोई कहता था ये इंडिजीनियस है, ये आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है। सब बड़े गर्व से कहते थे, मुझे आनंद हुआ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं चाहता हूं कि आज हार्डवेयर भी आप लगाए रहे हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से। क्या एमएसएमई सेक्टर को इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है, उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए उनको काम दिया जाए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाए। एकदम से मैं व्यापारी तो नहीं हूं, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। हमारे एमएसएमई सेक्टर की ये ताकत है। और वो सब आपको सिर्फ अपने यूनिकनेस के साथ उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ करके सर्विस देनी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर के एक नया और मिलकर के करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इसकी कॉस्ट हम नीचे ला सकते हैं। बहुत से काम हैं हम मिलकर के करते ही हैं। तो मैं जरूर इस क्षेत्र के लोगों से भी कहूंगा। मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टअप में जिन बच्चों ने काम किया है, जिन नौजवानों ने काम किया है, ज्यादातर इस क्षेत्र में उन्हीं स्टार्टअप को ओन कर करके उसको स्केल अप किया गया है। मैं स्टार्टअप वाले साथियों को भी कहता हूं कि आपके लिए भी इस क्षेत्र में कितनी सेवाएं अधिकतम आप दे सकते हैं, कितनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं, आखिरकार इसका फायदा यही है। लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगा, ये भी आपका जो एसोसिएशन है वो मिलकर के एक मूवमेंट चला सकता है क्या? एटलीस्ट हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 5G जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, उसके लोगों को एजुकेट करने वाले एग्जीबिशन, उसकी व्यवस्था हो सकती है क्या? मेरा अनुभव है, छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में 24 घंटे बिजली, ये सपना था। मैं गुजरात में जब था तो मैंने एक योजना बनाई, ज्योति ग्राम योजना, और मेरा सपना था कि मैं गुजरात के हर घर में 24/7 बिजली दूंगा। अब मेरे सारे अफसर कहते थे साहब संभव ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी सॉल्यूशन दिया था। मैंने कहा हम एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दें, डोमेस्टिक फीडर अलग कर दें, और फिर उस काम को किया। और एक एक जिले को पकड़ करके काम पूरा करता था। बाकी जगह पे चलता था, लेकिन एक काम पूरा करो। फिर उस जिले का बड़ा समिट करता था, 2.5-3 लाख लोग आते थे, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलना एक बड़ा आनंद उत्सव का समय था। वो 2003, 4, 5 का कालखंड था।
लेकिन उसमें मैंने देखा, मैंने देश भर में बिजली से होने वाले काम, बिजली से चलने वाले यंत्र, उनकी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई। जब लोगों को क्या लगता है, बिजली आई है ना, रात को खाना खाने समय बिजली मिलेगी, बिजली आई मतलब टीवी देखने के लिए काम आ जाएगा। इसका कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसका एजुकेशन भी जरूरी था। मैं ये 2003-05 के बीच की बात कर रहा हूं। और जब वो सारा एग्जीबिशन लगाया तो लोग, टेलर भी सोचने लगा मैं मेरा इक्विपमेंट ऐसे लगूंगा, कुम्हार भी सोचने लगा कि मैं ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, माताएं बहनें भी लगी किचन में हमारे इलेक्ट्रिक वाले इतनी चीजें आ सकती हैं। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ। और बिजली का मल्टीपल यूटिलिटी जीवन के सामान्य जीवन में 5G भी उतना जल्दी, लोगों को लगेगा हाँ यार अब तो वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, रील देखना है तो बहुत इंतजार नहीं करता है, फोन कट नहीं होता है, साफ सुथरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फोन कॉल हो सकता है। इतने से सीमित नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली व्यवस्था के रूप में आ रहा है। और इसलिए मैं इस उद्योग जगत के मित्रों के एसोसिएशन को कहूंगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसके कितने पहलू हैं, और आप देखिए वो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक आपके लिए सेवा का काम भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी जीवन में सिर्फ बातचीत करने के लिए या कुछ वीडियो देखने के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरह एक क्रांति लाने के लिए उपयोग होना चाहिए। और हमें 130 करोड़ देशवासियों तक एक बार पहुंचना है, बाद में तो वो पहुंचा देगा, आप देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने ड्रोन पॉलिसी अभी लाया था, आज कई खेतों में मैं देख रहा हूं वो ड्रोन से अपना दवाइयां छिड़काव का काम शुरू कर दिया, उन्होंने ड्रोन चलाना सीख दिया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इन व्यवस्थाओं की तरफ जाना चाहिए। और साथियों, आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संदेश, आपके विचारों ने हमेशा से सभी में एक नई ऊर्जा दी है, सपने देखने की, सपनों को साकार करने की एक हिम्मत दी है, कुछ कर गुजरने की एक हौसला दिया है, नामुमकिन को मुमकिन करने की एक जिद दी है, गति दी है। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for igniting minds and fueling this energy in everyone. Thank you, Honorable Prime Minister. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। और सबसे खास रहा 5G सेवाओं का भी आज प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। और इसके साथ ही देश में एक नए युग का आरंभ हो गया, जैसा कि प्रधानमंत्री ಬಂದಿದೆ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ರೆಡಿ ಸೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಉಳಿತಾಯ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್